ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हम अपने आसपास की हर चीज कैसे काम करती है ये समझने की कोशिश करते हैं। पूरी हिस्ट्री में इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट का सबसे अच्छा यूज कर पाए हैं। हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बन पाए हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे मिस्ट्रीज और स्ट्रेंज फिनोमेना है, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। हैरान करने वाले जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से लेकर मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स तक ये जगह दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को आज भी उलझाए हुए हैं। तो आज के वीडियो के लिए हम 15 मिस्टीरियस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इन्हें साइंटिस्ट्स सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नंबर 15, लेक मरायो, वेनेजुएला। वेनेजुएला में लेक मरायो पर वहां की लोकल कम्युनिटीज पानी और फिशिंग के लिए लंबे समय से निर्भर है। बेशक वहां एक स्ट्रेंज फेनोमेनन होता है, ये सैकड़ों सालों से हो रहा है। इसे कैटम्बो लाइटनिंग कहा जाता है। ये एवरलास्टिंग स्टॉर्म के नाम से मशहूर है। ये एक ऐसी जगह है जहां असल में हर रात थंडरस्टॉर्म होने के चांसेस न होने से ज्यादा है। ये स्टॉर्म्स हर साल 10 लाख लाइटनिंग बोल्ट्स तक पैदा कर सकते हैं। ये साल में 140 से 160 रातों तक हर रात 10 घंटे तक चलते हैं। ये लाइटनिंग आमतौर पर मीलों दूर से दिखाई देती है। जब ये होती है तो एक लगभग अदरवर्ल्डली फील पैदा करती है। चीजों को और भी स्ट्रेंज बनाने के लिए लगातार स्टडी के बावजूद इस बारे में अभी भी कोई अग्रीमेंट नहीं है। आखिर ये फेनोमेनन इसी प्रेसाइज लोकेशन पर क्यों होता है, ये किसी को नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि ये उन फैक्टर्स के यूनिक कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। ये फैक्टर्स लेक मरायो रीजन के लिए स्पेसिफिक है। इसमें कैरिबियन सी से आने वाली वार्म और मॉइस्ट एयर का एंड माउंटेन से नीचे उतरने वाली कूल एयर के साथ टकराना शामिल है। इसके साथ ही लेक्स टोपोग्राफी भी एक वजह है। हालांकि क्या ये परफेक्ट कंडीशंस बनाने के लिए काफी है, ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इसका लेना देना ऑयल रिजर्व से है। झील के नीचे मौजूद मिनरल्स भी इसकी वजह हो सकते हैं। वजह चाहे जो भी हो, कैटम्बो लाइटनिंग वेनेजुएलन फोकलोर और ट्रेडिशंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है। ये लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक तक में अपनी जगह बना चुकी है। इसने सालों से अनगिनत जाने भी बचाई है। हिस्ट्री में ये इतनी रिलायबल रही है कि सेलर्स और नेविगेटर्स इसे एक नेचुरल लाइट हाउस की तरह यूज करते थे। ये उन्हें लेक मरायो और पास के गल्फ ऑफ वेनेजुएला के खतरनाक रास्तों से सही सलामत ले जाती थी। नंबर 14, दी चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। फिलीपींस के बोहोल आइलैंड पर मौजूद दी चॉकलेट हिल्स एक स्टनिंग नेचुरल लैंडस्केप बनाते हैं। इनकी संख्या 1776 जितनी ज्यादा है। ये देश के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक बन गए हैं। इन्हें ये नाम ड्राई सीजन के दौरान इनके अपीयरेंस से मिला है। इन हिल्स को ढकने वाली घास ब्राउन हो जाती है। ये एक चॉकलेट के ढेर जैसी दिखने लगती है। ये एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन है जो वहां होता है। ये दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करता है। चॉकलेट हिल्स का ओरिजिन साइंटिफिक इंटरेस्ट और लोकल लेजेंड का सब्जेक्ट है। साइंटिफिकली इन्हें कैसे बनाया गया, इसके एक्सप्लेनेशन में अभी भी कुछ मिसिंग पीसेस हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज ने दिखाया है कि ये लाइमस्टोन वेदरिंग एरोजन और एक प्राचीन सी फ्लोर से कोरल डिपॉजिट्स के ऊपर उठने का रिजल्ट है। करोड़ों सालों में इन्होंने ये कोन शेप्ड हिल्स बनाए हैं। इनका प्रिसाइज शेप और इनकी बड़ी संख्या अभी भी रहस्य है। ये खुद क्यों इरोड नहीं हो रहे हैं, ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। बेशक साइंस के परे भी एक एक्सप्लेनेशन है। लोकल फोकलोर की एक ज्यादा रोमांटिक स्टोरी है। लेजेंड के मुताबिक ओरोगो नाम के एक जायंट को अलोया नाम की एक मॉडल वुमन से प्यार हो गया था। जब उसकी मौत हुई तो ओरोगो का दिल टूट गया। वो रोना बंद नहीं कर पाया। ये उसके आंसू ही थे जिनसे चॉकलेट हिल्स बने। वो धूप में सूखकर जम गए। चॉकलेट हिल्स फिलीपींस में एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए हैं। ये दूर दूर से विजिटर्स को खींचते हैं। अब वहाँ एक व्यूइंग डेक है जिसे चॉकलेट हिल्स कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये इन अजूबों का बेमिसाल पैनोरामिक व्यूज देता है। वहाँ विजिटर्स ऊपर चढ़कर उन लहरदार चॉकलेट कलर्ड हिल्स का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। ये दूर तक जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक फैले हुए हैं। नंबर 13, दी जोन ऑफ साइलेंस, मेक्सिको। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ स्ट्रेंज इलेक्ट्रॉनिक फिनोमेना होते हैं, लेकिन शायद मेक्सिको के दुरंगो स्टेट में मापिमी साइलेंट जोन जैसी अजीब और लेजेंडरी जगह कोई और नहीं है। इसे सिंपली जोन ऑफ साइलेंस या स्पेनिश में ला जोना देल साइलेंशियो भी कहा जाता है। ये मेक्सिको के चिहुआहुआ डेजर्ट का एक रिमोट एरिया है। ये लगभग 1500 स्क्वायर माइल्स या 3800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये एक कम आबादी वाला सूखा लैंडस्केप है जो यूनिक रॉक फॉर्मेशंस और डेजर्ट फ्लोरा और फौना से भरा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप डेजर्ट के एक हिस्से से उम्मीद करते हैं, लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती है वो है सालों से यहाँ मिलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस और इनएक्सप्लिकेबल ऑकरेंसेस की खबरें। जोन ऑफ साइलेंस के अंदर सबसे फेमस पेक्यूलियर इफेक्ट्स में से एक रेडियो सिग्नल्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को डिसरप्ट करने की इसकी एबिलिटी है। कई लोगों ने इस एरिया से गुजरते समय रेडियो कांटेक्ट पूरी तरह से खो जाने का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से शो नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। कुछ थ्योरीज ने सुझाव दिया है
कि ये डिसरप्शंस इस रीजन में हाई लेवल्स के मैग्नेटिक और मिनरल डिपॉजिट्स का रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पैरानॉर्मल या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एक्टिविटी के दावे भी किए गए हैं। इन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने वाली बात यह है कि इस रीजन के ऊपर आसमान में स्ट्रेंज लूमिनस ऑब्जेक्ट्स की रिपोर्ट्स भी मिली है। हालांकि ये घटनाएं इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की तुलना में बहुत कम होती है, फिर भी इन्हें अभी तक संतोषजनक ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक रिमोट रीजन होने के नाते इन स्ट्रेंज इवेंट्स की वजह जानने के लिए काफी इन्वेस्टिगेशंस हुई है। ये उम्मीद की जाती है कि एक दिन ये साबित हो सकता है कि जियोलॉजिकली और एनवायरमेंटली ये एक स्पेशल जगह है। जब हम इसे पूरी तरह समझ जाएंगे तो ये फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 12, द डांसिंग फॉरेस्ट, रशिया। ये क्यूरोनियन स्पिट पर स्थित है, जो रशिया में बाल्टिक सी तक फैली एक सैंड बैंक है। वहां एक अनयूजुअल फॉर्मेशन है जिसने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया है और विजिटर्स की कल्पनाओं को अपनी ओर खींचा है। इसे डांसिंग फॉरेस्ट या रशियन में लेस्नोटेनेट्स के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ों का एक बड़ा ग्रुप है जो अजीब और पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड तरीकों से उगे हैं। ये सभी पाइन ट्रीज हैं जिन्हें आमतौर पर लंबा और सीधा उगना चाहिए, लेकिन इस जगह पर वे बिजार और अक्सर विम्सिकल शेप्स ले लेते हैं। उनके ट्रंक्स कॉर्कस्क्रूज की तरह घूम सकते हैं। उनकी ब्रांचेस अजीब और लगभग सरियल तरीकों से मुड़ी हुई लगती है। कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे वे झुक रहे हों या डांस कर रहे हों। फॉरेस्ट फ्लोर उनकी मिस्टेरियस परछाइयों से ढका रहता है, जो एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल एम्बियंस बनाता है। ये दुनिया का इकलौता जंगल नहीं है जहां पेड़ पेक्यूलियर तरीकों से उगने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों को एक्सप्लेन करना आसान रहा है। इस डांसिंग फॉरेस्ट में हालांकि सटीक कारण अभी भी रिसर्चर्स की पकड़ से बाहर है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज पेश की गई है। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये डिफॉर्मिटीज उन तेज और लगातार चलने वाली कोस्टल वाइन्स की वजह से हुई है जो क्यूरोनियन स्पिट के पार बहती है। ये हवाएं समय के साथ पेड़ों को शेप देती है। इस रीजन की सैंडी सॉइल और यूनिक माइक्रोक्लाइमेट भी इसमें एक रोल निभा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इससे हर पेड़ के एक ही तरह से उगने की उम्मीद की जाती है। डांसिंग फॉरेस्ट के पेड़ एक दूसरे से अलग है, इसलिए वहां कोई और फैक्टर जरूर होना चाहिए जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नंबर 11, द डेविल्स कैटल, मिनेसोटा। मिनेसोटा में जज C.R. मैग्नी स्टेट पार्क प्रोटेक्टेड नेचुरल ब्यूटी का एक खूबसूरत रीजन है। ये हाइकिंग ट्रेल्स और कैंपिंग के लिए लोकल्स के बीच पॉपुलर है, लेकिन ये डेविल्स कैटल नाम के एक बड़े वाटरफॉल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये खुद एक स्टनिंग फीचर है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके ऊपर से गुजरने वाले पानी को लेकर एक गहरा रहस्य बना हुआ है। ये ब्रूल रिवर पर है जो पार्क से होकर बहती है। वाटरफॉल तक पहुंचने से ठीक पहले पानी का लगभग आधा हिस्सा एक गहरे मैसिव होल में गिरता है जिसे कैटल कहा जाता है। बाकी आधा हिस्सा वाटरफॉल के ऊपर से बहना जारी रखता है और नीचे एक नदी के रूप में बहता है। असल रहस्य यह है कि उस पानी का क्या होता है जो कैटल में गिरता है। सालों से इसे समझने की अनगिनत कोशिशें की गई है। डाई टेस्ट्स करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कैटल में GPS ट्रैकर्स डालना और लकड़ी के लट्ठे या पिंग पोंग बॉल्स जैसी चीजें फेंकना भी शामिल है। ये इस उम्मीद में किया गया कि वो कहीं और से बाहर निकलेंगी। हैरानी की बात यह है कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। इससे अफवाहों और कहानियों को बढ़ावा मिला है कि वहां अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क और छिपी हुई गुफाओं की एक सीरीज है। चीजों को और भी स्ट्रेंज ये बात बनाती है कि नदी में थोड़ा और नीचे जाने पर पानी का फ्लो काफी बढ़ जाता है। ये बताता है कि गायब हुआ लगभग पूरा पानी आखिरकार वापस आ जाता है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट्स या डाइस या ट्रैकर्स कभी दोबारा नहीं दिखे हैं। इसलिए पानी वहां पहुंचने के लिए कोई बहुत घुमावदार रास्ता ले रहा होगा। ये एक ऐसा रास्ता है जिसे करंट टेक्नोलॉजी के साथ हम पूरी तरह समझने या मैप करने में असमर्थ है। नंबर 10, अनसला, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया दुनिया के कुछ सबसे साफ और स्टनिंग डेजर्ट एनवायरनमेंट्स का घर है। हालांकि अब हम पूरी तरह समझते हैं कि इनमें से ज्यादातर स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जो लगातार मिस्टिफाई करती है। तैमा ओएसिस के दक्षिण में करीब 50 किलोमीटर दूर अल नस्ला रॉक मौजूद है। ये सैंडस्टोन से बना है और करीब 20 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। कई टन वजन होने के बावजूद ये बिल्कुल सीधा खड़ा है। ये अपने आप में ही असामान्य होता, लेकिन चीजों को और भी स्ट्रेंज बनाने के लिए ये मैसिव स्टोन 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। इसके बीच में इतनी प्रिसिशन के साथ गैप है कि ये लगभग सिमेट्रिकल लगता है। इस स्प्लिट की एक्यूरेसी की वजह से कुछ लोगों ने सुझाव दिया है
कि ये ह्यूमन इंटरवेंशन या एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इंसानी हाथ होने का कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं मिला है। इस प्रभावशाली फॉर्मेशन की सटीक वजह अभी भी डिबेट का विषय है। जियोलॉजिस्ट्स आमतौर पर मानते हैं कि अल नस्ला का ये यूनिक स्प्लिट नेचुरल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। मुख्य रूप से करोड़ों सालों में सैंडस्टोन पर पड़ने वाले स्ट्रेस की वजह से ये फ्रैक्चर हुआ है। टेक्टोनिक एक्टिविटी और एरोजन जैसी ताकतों ने सैंडस्टोन पर असर डाला, जिससे ये अपनी नेचुरल फॉल्ट लाइंस के साथ टूट गया। ये प्रेसाइज स्प्लिट सिर्फ एक तुक्का है जो पत्थर की यूनिक प्रॉपर्टीज और कुदरत की ताकतों के धैर्य के मेल से बना है। फिर भी ये मानना मुश्किल है कि ये पूरी तरह नेचुरल है, और हर कोई इससे सहमत नहीं है। अल नस्ला एक्सप्लोरर्स और जियोलॉजिस्ट के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी भी पल गिर सकता है, जबकि ये सदियों से सीधा खड़ा है। ये रीजन इतिहास में भी बहुत रिच है, जहां हजारों साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एंशिएंट रॉक कार्विंग्स मिली है। ये भी मुमकिन है कि इस स्प्लिट स्टोन ने प्राचीन रिचुअल्स या सेरेमनीज में कोई रोल निभाया हो, पर यह अभी साबित होना बाकी है। नंबर 9, टैबी स्टार। टेक्नोलॉजी में हाल ही में हुई तरक्की ने हमें सितारों को उन तरीकों से देखने की इजाजत दी है जो पहले कभी मुमकिन नहीं थे। लेकिन जितना ज्यादा हम ऐसा करते हैं, उतना ही हम यूनिवर्स में ऐसी जगह ढूंढते हैं जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देती है। ये पता लगाने का एक तरीका कि क्या दूर के सितारों के चक्कर काटते कोई प्लैनेट्स है, उनके लाइट एमिशन को नापना है। अगर कोई ऐसा पल आता है जब उसकी रोशनी डिम होती है, तो ये एक साइन हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट उसे टेम्पररीली ब्लॉक कर रहा है। हमारे सूरज पर इस टेक्निक का यूज करने से उसकी रोशनी कुछ % कम होगी जब सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर उसके सामने आएगा। लेकिन रिसर्चर्स ने एक ऐसा स्टार खोजा है जहां लाइट डिफरेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या चीज इतनी बड़ी हो सकती है जो ऐसा असर डाले। ये पृथ्वी से करीब 1400 लाइट ईयर्स दूर है। इसे पहली बार नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन के हिस्से के रूप में देखा गया था, जो एक्सोप्लैनेट्स की तलाश में हजारों सितारों की लाइट कर्व्स या ब्राइटनेस वेरिएशंस को मॉनिटर करता था। जबकि कुछ सितारों में प्लैनेट्स के गुजरने की वजह से ब्राइटनेस में मामूली गिरावट आती है, पर टैबी स्टार में 20% या उससे ज्यादा की गिरावट दिखी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। डिमिंग के इस असामान्य और एराटिक नेचर की वजह से कई थ्योरीज सामने आई है। इसने साइंटिस्ट्स और जनता की कल्पना को अपनी ओर खींचा है। इस डिमिंग के कुछ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशंस में मैसिव कॉमेट स्वार्म्स या एस्ट्रॉयड बेल्ट्स शामिल हैं। इसमें एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं, जिन्हें डिस्टेंस फेयर्स कहा जाता है। इन्हें एडवांस्ड सिविलाइजेशंस किसी सितारे की एनर्जी का यूज करने के लिए बना सकती है। हालांकि एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का आइडिया काफी एक्साइटिंग था, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे शक की नजर से देखा। एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने इस फेनोमेनन को समझने के लिए और काम किया। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से मिली नई जानकारियों के बाद अब ये माना जा रहा है कि टैबी स्टार की रोशनी कम होने की सबसे बड़ी वजह धूल और मलबे का एक बादल है। लेकिन अभी भी इस मटेरियल का असली ओरिजिन और नेचर पूरी तरह साफ नहीं है। नंबर 8, द रिचर्ड स्ट्रक्चर, मॉरिटानिया। रिचर्ड स्ट्रक्चर को अक्सर आई ऑफ द सहारा भी कहा जाता है। ये वेस्ट अफ्रीका में मॉरिटानिया के दूर दराज रेगिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। ऊपर से देखने पर यह स्ट्रक्चर एक मैसिव सर्कुलर डिप्रेशन जैसा दिखता है, जिसका डायामीटर करीब 40 किलोमीटर है। इस फॉर्मेशन में सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स के गोल घेरे बने हुए हैं। सबसे अंदर वाली लेयर में पुराने पत्थर हैं और बाहर वाली लेयर्स नए जमाव से बनी हैं। जमीन से ये इतना बड़ा है कि ये एहसास करना लगभग नामुमकिन है कि आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर खड़े हैं। आपको सिर्फ पत्थरों के रंग या उनकी टाइप में थोड़े बहुत बदलाव दिखेंगे। शुरू में इसे अंतरिक्ष से गिरे किसी मीटियोराइट का इम्पैक्ट क्रेटर माना गया था, लेकिन साइंटिस्ट्स ने साबित किया है कि ये असल में एक जियोलॉजिकल फीचर है जिसे डोम या एंटिक्लाइन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर करोड़ों सालों में पृथ्वी की क्रस्ट के धीरे धीरे ऊपर उठने से बना है। इसकी वजह से पत्थर मुड़ गए और इस खास सर्कुलर शेप में आ गए जो हम देखते हैं। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो है इसका बुलसाई। बीच का ये हिस्सा सालों से साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स को उलझाए हुए है। पहले लगा था कि ये एरोजन का नतीजा है, जहां हवा और पानी ने धीरे धीरे पत्थर की लेयर्स को घिस दिया। लेकिन रीसेंट रिसर्च ने दिखाया है कि सिर्फ एरोजन इसके शेप और साइज को एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है। अब माना जा रहा है कि ये सेंट्रल शायद वोल्केनिक और हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी की वजह से बना और बाद में ढहने और एरोजन से ऐसा दिखने लगा। ये सब अभी साबित होना बाकी है। इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है।
ताकि हम इस दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेचुरल फॉर्मेशंस में से एक को समझ सके। ये जगह इतनी अदरवर्ल्डली है कि इसे मार्स रोवर्स की टेस्टिंग के लिए एक पोटेंशियल साइट माना गया है, क्योंकि ये मार्शियन लैंडस्केप जैसा दिखता है। नंबर 7, द सर्गसो सी, अटलांटिक ओशन। हमें दुनिया के महासागरों के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। रिसर्च से पता चला है कि जिन्हें हम पानी का एक बड़ा घूमता हुआ ढेर समझते थे, वो असल में अलग अलग फॉर्मेशंस हैं और इनका टेम्परेचर और सैलिनिटी लेवल्स काफी अलग होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सर्गसो सी है। सदियों से इसके बारे में पता होने के बावजूद ये आज भी एक मिस्ट्री है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित ये जगह अपने गहरे नीले पानी और सुनहरे भूरे रंग की तैरती घास के लिए जानी जाती है, जिसे सर्गसम कहते हैं। ये करीब 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। सर्गसो सी बाकी समुद्रों की तरह नहीं है, क्योंकि इसकी कोई जमीन वाली बाउंड्री या कोस्टलाइन नहीं है। ये चारों तरफ से 4 ताकतवर ओशन करंट से घिरा है। उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक करंट और पूर्व में कनेरी करंट है। दक्षिण में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और पश्चिम में एंटिल्स करंट है। ये करंट्स मिलकर एक रुका हुआ भंवर बनाते हैं, जिसे नॉर्थ अटलांटिक सबट्रॉपिकल जायर कहते हैं। ये भंवर अपने अंदर तैरते हुए मलबे और घास को फंसा लेता है। इस समुद्र की सबसे बड़ी पहचान सर्गसम घास है, जो पानी की सरफेस पर घनी चटाई की तरह तैरती है। ये घास मछली और कछुओं जैसे कई समुद्री जीवों के लिए रहने की एक जरूरी जगह है। सर्गसम घास ने खुद को इस यूनिक एनवायरनमेंट में ढाल लिया है और इसमें गैस से भरे गुब्बारे जैसे ब्लैडर होते हैं, जो इसे पानी पर तैरने में मदद करते हैं। ये समुद्र कई माइग्रेटरी मरीन एनिमल्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है, जैसे अटलांटिक ईल। यूरोपियन और अमेरिकन ईल्स अपनी लाइफ साइकिल्स के हिस्से के रूप में सर्गसो सी में अंडे देती हैं। इनके लार्वी समुद्री लहरों के साथ बहते हैं और आखिरकार कॉन्टिनेंटल कोस्ट लाइन्स तक पहुंचते हैं। बड़े होने के बाद वे फिर से इसी समुद्र में लौट आते हैं, ताकि इस प्रोसेस को दोबारा शुरू कर सके। इतनी ज्यादा लाइफ होने की वजह से सर्गसो सी दुनिया के इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन से लेकर अनगिनत स्पीशीज की जान बचाने तक अहम है। लेकिन हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की कमी अब एक प्रॉब्लम बन रही है। ये पूरी तरह क्लियर नहीं है कि ये कैसे बना और ये आज भी कैसे एग्जिस्ट करता है, और इसके सर्वाइवल के लिए कौन से स्ट्रक्चर जरूरी है, ये भी रहस्य है। इसी वजह से इस पर ह्यूमन एक्टिविटी के असर को समझना मुश्किल हो रहा है और हम इसे नुकसान से बचाने के तरीके नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें नॉर्थ अटलांटिक गार्बेज पैच मौजूद है और इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन का लेवल भी बहुत ज्यादा और चिंताजनक है। यहाँ प्लास्टिक खाने वाले माइक्रोब्स भी खोजे गए हैं। ज्यादा नॉलेज से इस पोल्यूशन को रोकने में मदद मिलेगी और ये भी उम्मीद है कि इससे दुनिया की दूसरी जगहों पर ऐसी समस्याओं को सुलझाने के रास्ते मिलेंगे। नंबर 6, वोटोवारा माउंटेन, रशिया। रशिया के दूर दराज करेलिया रीजन की गहराई में मिस्टीरियस वोटोवारा माउंटेन मौजूद है, जो इस रीजन का सबसे ऊंचा पॉइंट है और सी लेवल से 1369 फीट या 417 मीटर ऊपर है। ये हर जगह से बहुत दूर है और सबसे पास का इलाका भी यहाँ से उत्तर पश्चिम में 12.5 मील दूर है। लेकिन इसके बावजूद ये देश की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहाड़ अजीब रॉक फॉर्मेशन से ढका है, जिन्हें वोटोवारा स्टोन मशरूम्स कहा जाता है। ये बड़े मशरूम के शेप के पत्थर हैं, जिनमें से कुछ 30 फीट या 9 मीटर ऊंचे हैं और ये पतले तनों पर बहुत ही नाजुक तरीके से बैलेंस है। शुरू में माना गया था कि ये मैन मेड है और इन्हें सैकड़ों या हजारों साल पहले यहाँ रहने वाली कम्युनिटीज ने बनाया होगा। लेकिन रीसेंट रिसर्च बताती है कि ये नेचुरल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। हालांकि ये कैसे हुआ, ये तरीका अभी भी एक मिस्ट्री है। मेन थ्योरी ये है कि ये लास्ट आइस एज के दौरान ग्लेशियल एक्टिविटी से बने थे। जैसे जैसे ग्लेशियर्स आगे बढ़े और पीछे हटे, उन्होंने नीचे के बेडरॉक पर बहुत प्रेशर डाला, जिससे हजारों सालों में पत्थर टूटने और घिसने लगे। दरारों के आसपास का सॉफ्ट रॉक घिस गया और ये मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर्स पीछे रह गए। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि इन पत्थरों को साइस्मिक एक्टिविटी या अंडरग्राउंड रिवर्स ने शेप दी होगी। लोकल करेलियन और सामी लोग इस पहाड़ को एक पवित्र जगह मानते हैं और उनका मानना है कि इन स्टोन मशरूम्स और इस पहाड़ का अपना एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। फोकलो के मुताबिक ये स्टोन मशरूम्स उन जाइंट्स का काम है जो कभी इस जमीन पर घूमते थे और कहा जाता है कि इनके पास मैजिकल प्रॉपर्टीज है। नंबर 5, द हेस्टलिन लाइट्स, नॉर्वे। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें जहां लोग आसमान में स्ट्रेंज लाइट्स देखने की बात कहते हैं और अक्सर इन साइटिंग्स को पहले तो साबित ही नहीं किया जा सकता और उनकी वजह तो दूर की बात है। लेकिन एक ऐसी जगह है
जहां अजीब और रोशनी वाले गोले या ऑर्ब्स सच में दिखते हैं, और दशकों से इन्हें रिकॉर्ड किए जाने के बावजूद हम इन्हें समझने के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। इन्हें हेस्टलन लाइट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये नॉर्वे की हेस्टलन वैली में दिखने वाला एक फेनोमेनन है। ये चमकते हुए गोले या रोशनी की लंबी लकीरों की तरह दिखते हैं जो रात के आसमान में मंडराते और तेजी से घूमते हैं। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और वेल डॉक्यूमेंटेड मामला है जिसे यूएफओ साइटिंग्स से भी जोड़ा जाता है। हेस्टलन लाइट्स की पहली कंफर्म्ड साइटिंग्स 1980 के दशक की शुरुआत में हुई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि इन्हें 1930 में भी देखा गया था। ये कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि रेगुलर होती है, और कुछ गवाह तो हर रात इसे देखने का दावा करते हैं। जवाब में साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इन्हें स्टडी करने के लिए कई इक्विपमेंट तैयार किए हैं, जिनमें कैमरा स्पेक्ट्रोग्राफ्स, मैग्नेटोमीटर्स और रडार शामिल हैं, और इन्हें कई बार कैमरा में कैद किया जा चुका है। इन लाइट्स की असली वजह और नेचर अभी भी साफ नहीं है। इसे लेकर कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे ये इस रीजन में जियोलॉजिकल एक्टिविटी से पैदा होने वाली आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा का रिजल्ट हो सकती है। इस वैली में मेटालिक मिनरल्स के बड़े भंडार हैं, जो मुमकिन है कि इस तरह के फिनोमेना को पैदा करने में मदद करते हों, लेकिन ये अभी पक्का साबित होना बाकी है। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनका कनेक्शन पाजो इलेक्ट्रिसिटी से हो, जो एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से कुछ खास मिनरल्स में इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। वैली की जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और खिसकता हुआ बेडरॉक ऐसी कंडीशंस बना सकता है जिससे पासो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस पैदा हों। फिलहाल बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ये इलाका यूएफओ एंथुसियास्ट्स के लिए एक पॉपुलर साइट बन गया है, और इन लाइट्स को खुद अपनी आंखों से देखने की चाहत रखने वालों की वजह से इस वैली की टूरिस्ट इंडस्ट्री काफी फल फूल रही है। और अगर कल को ये मिस्ट्री सुलझ भी जाती है तो भी ये अजीब फिनोमेना में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए एक खास डेस्टिनेशन बना रहेगा। नंबर 4, द डेविल्स सी पैसिफिक ओशन। अब बर्म्यूडा ट्रायंगल की लेजेंड तो हर कोई जानता है, जहां सदियों से अजीब रोशनी और घटनाओं ने शिप्स और एयरक्राफ्ट को प्रभावित किया है। हालांकि उस रीजन को अब अच्छी तरह स्टडी कर लिया गया है, और वहां ऐसा क्यों होता है इसके लिए एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं। लेकिन दुनिया के महासागरों में ये इकलौती जगह नहीं है जो ऐसी मिस्टीरियस घटनाओं से जुड़ी है। एक और जगह है जिसे डेविल्स सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है, जो पैसिफिक ओशन में जापानीज कोस्ट और ग्वाम आइलैंड और बोनीन आइलैंड्स के बीच स्थित है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह ही ये अनगिनत कहानियों और किस्सों का सोर्स रहा है, जिनमें अक्सर शिप्स और एयरक्राफ्ट के गायब होने की बातें होती हैं। इस इलाके की सबसे फेमस कहानियों में से एक यूएसएस साइक्लॉप्स की है, जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक मैसिव कार्गो शिप था और 1918 में बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ये जहाज और इसके 309 क्रू मेंबर्स बिना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गायब हो गए, और इसने इतिहास की सबसे बड़ी मैरिटाइम मिस्ट्रीज में से एक को जन्म दिया। आज तक यूएसएस साइक्लॉप्स का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। गायब होने वाली घटनाओं के अलावा यहाँ और भी कई अजीब चीजों की रिपोर्ट्स मिली हैं, जैसे असामान्य मैग्नेटिक अनोमलीज और कॉम्पास की गलत रीडिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का खराब होना और आसमान में अजीब रोशनी दिखना। इन खबरों ने सुपरनैचुरल फोर्सेस और अंडर वाटर वॉल्केनोज की चर्चा को और हवा दी है, और कुछ लोग तो यहाँ एलियन एक्टिविटी का दावा भी करते हैं। यहाँ जो हो रहा है उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस अलग अलग हैं, और ये अक्सर उस स्पेसिफिक इंसिडेंट पर डिपेंड करते हैं जिसकी जांच की जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स इन हादसों को इस रीजन के अनप्रेडिक्टेबल वेदर से जोड़ते हैं, जिसमें अचानक आने वाले खतरनाक स्टॉर्म्स और टाइफून्स और वाटर स्पाउट्स शामिल हैं, जबकि मैग्नेटिक अनोमलीज का कनेक्शन अंडर वाटर वॉल्केनोज या फॉल्ट लाइंस जैसे जियोलॉजिकल फीचर से हो सकता है। एक और ट्विस्ट यह है कि डेविल्स सी असल में वोल्केनिक मैरियाना ट्रेंच के काफी करीब है, जो इस प्लैनेट की सबसे गहरी जगहों में से एक है, और ये अपनी खुद की मिस्ट्रीज के लिए जानी जाती है, जिसमें अनचार्टेड अंडरवाटर केव्स और जियोथर्मल वेंट्स शामिल हैं। ये सभी फैक्टर्स मिलकर सतह पर होने वाली घटनाओं की वजह हो सकते हैं। नंबर 3, सैटर्न्स हेक्सागोनल स्टॉर्म। हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े प्लैनेट के रूप में शनि काफी खास है, और इसके चारों ओर सबसे ज्यादा डिफाइंड रिंग्स हैं। सैटर्न रिसर्चर्स के लिए बहुत इंटरेस्ट की जगह है, खासकर उनके लिए जो ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे बना और ये असल में कैसा है। हम इसे जितना ज्यादा स्टडी करते हैं ये उतना ही असामान्य लगता है। इसके नॉर्थ पोल पर कुछ ऐसा है जिसने साइंस की दुनिया को पूरी तरह हैरान कर दिया है। इसे सबसे पहले 1980 के दशक की शुरुआत में गुजरने वाले वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने खोजा था, और इसके बाद आने वाले दशकों में दूसरों ने भी इसे देखा। वहां एक लगातार चलने वाला स्टॉर्म जैसा कुछ है,
और अजीब बात यह है कि ये शेप में लगभग पूरी तरह हेक्सागोनल है। इसका डायामीटर करीब 20,000 मील या 32,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायामीटर से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। माना जाता है कि ये शेप प्लैनेट की ताकतवर जेट स्ट्रीम से बनी है, जहां हवाएं 200 मील या 320 kph की स्पीड तक पहुंच सकती है। ये जेट स्ट्रीम्स एक 6 कोनों वाला पैटर्न बनाती है और ये सैटर्न के इंटीरियर के साथ तालमेल बिठाकर घूमती है। इसे एक चक्कर पूरा करने में करीब 10 घंटे और 39 मिनट्स लगते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक लीडिंग थ्योरी है और अभी तक साबित नहीं हुई है। ये सैटर्न की एटमॉस्फेरिक लेयर्स और इसके रोटेशन के बीच होने वाले इंटरैक्शंस का रिजल्ट है। जैसे जैसे प्लैनेट अलग अलग स्पीड पर घूमता है, ये एक कॉम्प्लेक्स और स्टेबल वेव पैटर्न बनाता है, जिसका नतीजा ये हेक्सागोनल शेप है। एक और आइडिया ये है कि इस स्टॉर्म का बनना कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हो सकता है, जो प्लैनेट के रोटेशन और एटमॉस्फेयर के मूवमेंट की वजह से होता है, और ये घूमते हुए फ्लूइड्स में पॉलीगोनल शेप्स पैदा कर सकता है, और शायद यही एटमॉस्फेयर में दिखने वाले हेक्सागोनल पैटर्न के लिए जिम्मेदार हो। कैसिनी हाइजेंस स्पेसक्राफ्ट, जो 2004 से 2017 तक सैटर्न के चक्कर काट रहा था, उसने कई दूसरी चीजों के साथ इस हेक्सागोनल स्टॉर्म का बहुत सारा डेटा और इमेजेस साइंटिस्ट्स को दी, और इसने रिसर्चर्स को सैटर्न के एटमॉस्फेयर और इसके वेदर के डायनामिक्स को गहराई से समझने में मदद की। हालांकि अभी भी कई सवाल बाकी हैं, जैसे कि ये स्टॉर्म अपने क्लाउड बैंड्स में गहरे नीले से लेकर सुनहरे और बेज तक इतने सारे रंग क्यों दिखाता है। साफ है कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में और दूर तक देख रहे हैं, उम्मीद है कि इस प्लैनेट का अगला मिशन आखिरकार कुछ आंसर्स ढूंढने में मदद करेगा। नंबर 2, द टाउस। हम न्यू मैक्सिको का टाउस शहर यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों के लिए किसी भी दूसरे शहर जैसा ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वहाँ एक अजीब आवाज गूंजती है, जिसे टाउस हम के नाम से जाना जाता है। इसे आमतौर पर एक लो पिच साउंड के रूप में बताया जाता है, जो दूर चलते किसी डीजल इंजन या किसी सबवूफर की भन-भनाहट जैसा लगता है, और जो लोग इसे सुनते हैं वो अक्सर वाइब्रेशंस और बेचैनी महसूस करने की बात कहते हैं। अजीब बात यह है कि हर कोई इसे नहीं सुन सकता, और जो सुनते हैं वो भी इसके सोर्स का पता लगाने में नाकाम रहते हैं। इस फेनोमेनन की रिपोर्ट्स 1990 के दशक की शुरुआत की है, जब टाउस के निवासियों के एक ग्रुप ने लगातार आने वाले लो फ्रीक्वेंसी नॉइज की शिकायत शुरू की थी। सालों से इस फेनोमेनन ने मीडिया का ध्यान खींचा और जिज्ञासा पैदा की, और ये क्या है ये जानने के लिए कई साइंटिफिक और इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स का यूज किया गया है, जिसमें नॉइज मेजरमेंट्स और एकूस्टिक स्टडीज शामिल हैं, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी इसकी जांच की है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद कोई पक्का सोर्स या एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। इसे समझाने के लिए कई थ्योरीज पेश की गई है, जिनमें कुछ का सुझाव है कि ये इस रीजन में चल रही इंडस्ट्रियल मशीनरी या माइनिंग ऑपरेशंस या मिलिट्री एक्टिविटीज का रिजल्ट हो सकता है। हालांकि जांच में इस फेनोमेनन का किसी भी इंसान के बनाए स्पेसिफिक सोर्स से लिंक नहीं मिल पाया है। इससे आगे की जांच शुरू हुई कि ये नेचुरल प्रोसेसेस जैसे साइज्मिक एक्टिविटी या अंडरग्राउंड फ्लूइड्स के मूवमेंट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इस बात की भी कोई पक्की जानकारी नहीं है कि ये हम असल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, क्योंकि इसे मास हिस्टीरिया मानकर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की भी जांच की गई है, लेकिन फिर से कोई सबूत नहीं मिला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग इसे सुनते हैं उनके लिए ये हम उनकी जिंदगी पर बुरा असर डाल सकता है। ये उन्हें सोने से रोकता है और स्ट्रेस का लेवल बढ़ा देता है। नंबर 1, द नाजका लाइन स्पैरो। दुनिया भर की प्राचीन सिविलाइजेशंस अपनी जमीन पर बड़े जियोग्लिफ्स बनाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन शायद पेरू की नाजका लाइंस जितनी अजीब और मिस्टेरियस कोई और नहीं है। ये सैकड़ों पेचीदा और विशाल डिजाइन से बनी है, जिनमें सिंपल जियोमेट्रिक शेप से लेकर जानवरों और पौधों और ह्यूमैनॉइड फिगर्स के कॉम्प्लेक्स चित्र शामिल हैं, और ये 174 स्क्वायर माइल्स के एरिया को कवर करती है। इन्हें नाजका लोगों ने बनाया था, जो 200 BCE से 600 CE के बीच इस रीजन में रहते थे, और इन्हें बनाने के लिए उन्होंने नाजका डेजर्ट को ढकने वाले लाल भूरे रंग के आयरन ऑक्साइड कोटेड पत्थरों को हटाया ताकि नीचे की हल्के रंग की मिट्टी दिखाई दे सके। इस इलाके के बेहद सूखे और स्टेबल क्लाइमेट की वजह से ये 1000 साल से भी ज्यादा समय से सही सलामत बची हुई है। नाजका लाइन के सबसे फेमस फिगर्स में हमिंग बर्ड और स्पाइडर और मंकी और कॉन्डोर शामिल हैं, और सबसे बड़े जियोग्लिफ को एस्ट्रोनॉट या स्पेसमैन के नाम से जाना जाता है, जिसने लोगों में काफी दिलचस्पी पैदा की है, क्योंकि ये स्पेस सूट पहने किसी फिगर जैसा दिखता है। हालांकि इनका मकसद क्या था, ये अभी भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है, और कुछ का मानना है
कि इन लाइंस और फिगर्स का नाच का लोगों के लिए कोई धार्मिक या खगोलीय महत्व था, और ये शायद किसी रिचुअल इरिगेशन सिस्टम का हिस्सा रहे हों या अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज के निशान हों। जबकि दूसरे सुझाव देते हैं कि इन्हें एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के रूप में या आसमान में देवताओं से बात करने के तरीके के रूप में यूज किया जाता था। जो बात सबसे ज्यादा अजीब है वो ये है कि इन्हें बिना किसी शक के हवा से सबसे अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन जिस समय ये बनी थी तब लोगों के पास इतनी ऊंचाई से इन्हें देखने का कोई तरीका नहीं था, और वो जमीन पर रहकर ही इन जियोग्लिफ्स को कैसे सोच पाए और इन्हें बनाने का प्लान कैसे किया, ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नाज़का लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जो इतिहास में कहीं खो गई है। अगली बार फिर मिलेंगे।